हेलो दोस्तों, आज हम लोग विश्व इतिहास के अंतर्गत वियना व्यवस्था पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ा है और जिन लोगों ने वो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग उसके वियना व्यवस्था को पढ़ेंगे, यानी फ्रांस की क्रांति के बाद जब नेपोलियन का पराजय हो गया तो उसके बाद ये एक शांति व्यवस्था के रूप में वियना व्यवस्था आई। इसका नाम वियना इसलिए पड़ा क्योंकि ये ऑस्ट्रिया में एक स्थान है वियना, उसी जगह यहाँ का इसका सम्मेलन हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं उसके उद्देश्यों की। तो उद्देश्यों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला उद्देश्य ये था कि यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखना। यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखना। और अगला जो दूसरा है कि जो हारे हुए देश हैं, हारे हुए देशों को दंडित करना और जो जीते हुए हैं उनको पुरस्कृत करना। यानी लिख सकते हैं कि जीते हुए राष्ट्रों को पुरस्कृत और हारे हुए राष्ट्रों को दंडित करना। ये दो कारण हो गए। तीसरा ये था कि यूरोप की जो शांति व्यवस्था बनी रहे और जीते हुए राष्ट्रों को पुरस्कृत, यानी जो जीते हुए राष्ट्र थे उसको आपस में बांट लिया गया था। अब हम लोग चर्चा करेंगे फ्रांस की संधि। फ्रांस की संधि क्यों होती है, फ्रांस की संधि कब होती है। फ्रांस की संधि में ये हुआ कि जो है 1 नवंबर 1 नवंबर सन 1792 ईस्वी। जितना भी इससे पहले फ्रांस ने जितना भी उसके पास भूमि थी उसको छोड़कर शेष सभी को उसे वापस लौटाना पड़ा। तीसरा कारण में था उसको वापस लौटाना पड़ा। तो अगले हम लोग देखेंगे कि वियना व्यवस्था की लेखा जोखा में क्या था। वियना व्यवस्था में लेखा जोखा में था कि फ्रांस के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक घेरा बनाया जाए जिससे फ्रांस जो है भविष्य में चल के कोई भी हलचल न करे, यानी शांति व्यवस्था, यूरोप की शांति व्यवस्था भंग न करे। तो इसको बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पोलैंड को बेल्जियम से मिला दिया और दूसरा स्विट्जरलैंड को स्वतंत्र रूप में जैसे था वैसे ही उसे छोड़ दिया गया और स्पेन को बुर्बो राजवंश के शासनकाल के अंतर्गत रख दिया गया कि जो बुर्बो वंश के शासक थे वो इस पर राज्य करें। और लोबार्डी वेनेशिया को ऑस्ट्रिया के अंतर्गत दे दिया गया और इसके साथ ही टस्कनी, परमा और मोडेना को भी ऑस्ट्रिया के राजकुमारों के अधीन कर दिया गया। स्वीडन को नॉर्वे मिला, फिनलैंड को रूस मिला, शेष भाग को इंग्लैंड में मिला दिया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुल मिला जुला कर फ्रांस के चारों तरफ दिशाओं में राज्य स्थापित किए गए और जो है स्पेन जो बुर्बो राजवंश के शासनकाल के अंतर्गत था इसको भी राज्य मिला। तो अगला हमें वियना व्यवस्था की लेखा जोखा में हम लोग देखेंगे कि एक सुरक्षात्मक घेरा बनाकर जो यूरोप को शांत रखना चाहते थे वहाँ पे पोलैंड और बेल्जियम असंतुष्ट थे, फिर भी इन्होंने यह स्वीकार किया और स्पेन को बुर्बो राजवंश के शासनकाल के अंतर्गत रख दिया गया क्योंकि बुर्बो शासन को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया। उन्हें फिर से अपने राज्य को स्थापित करने का अवसर प्रदान किया गया। और अगला जो है इधर शेष भाग पर इंग्लैंड का कब्जा हो गया। स्वीडन को नॉर्वे को सौंप दिया गया।
बिना राजनयिकों की दूरदर्शिता पर हम लोग अगली टॉपिक है चर्चा करेंगे। दूरदर्शिता में यह है कि जहाँ पर एक हारा हुआ राष्ट्र के साथ उन्होंने कोई जो है वैसा व्यवहार नहीं किया जो वर्साई की संधि में हुआ। इन्होंने पूरी तरह दूरदर्शिता का परिचय दिया और यूरोप की शांति के लिए एक अच्छा प्रयत्न किया। यूरोप और इससे लगभग कई सालों तक शांति व्यवस्था बनी रही। दूरदर्शिता में उन्होंने स्पेन में जो है बोर्बो राजवंश को पूरी तरह फलने फूलने का एक अवसर प्रदान किया। उसके साथ कोई दुर्बोधतापूर्ण व्यवहार नहीं किया और यूरोप की शांति के लिए उन्होंने एक रक्षात्मक घेरा उसके चारों तरफ बनाया ताकि भविष्य में यूरोप में कोई ऐसी घटनाएं न घटित हों। तो एक तरह से ये देखा जाए कि वीना व्यवस्था एक शांति समझौता था जो यूरोप की शांति के लिए उस समय आवश्यक था। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए।